गहरे समुद्र, अंधेरा, रहस्य और बहुत ज्यादा प्रेशर से भरी एक दुनिया। यह धरती का आखिरी फ्रंटियर है, एक ऐसी जगह जहां हमने अभी इसके सीक्रेट्स को बस छूना शुरू किया है। गहरा समुद्र ऐसे क्रीचर्स का घर है जो देखने में बहुत ही अलग हैं और जिनमें से बहुत से तो आज भी साइंस के लिए अनजान हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां टेम्परेचर लगभग बर्फ जमाने जितना रहता है और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस ने डीप सी के क्रीचर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीकों से इवॉल्व होने पर मजबूर कर दिया है, जिससे उन्होंने इस डेंजरस एनवायरनमेंट में न केवल सर्वाइव करने बल्कि थ्राइव करने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। हमारे साथ इस गहराई में जाने के सफर में शामिल हों, इस छिपे हुए दायरे के वंडर्स और उन रिमार्केबल क्रीचर्स को एक्सप्लोर करें जो इसे अपना घर कहते हैं। हमारा एक्सप्लोरेशन ट्वाइलाइट जोन से शुरू होता है, जो समुद्र का एक ऐसा रीजन है जो सरफेस के नीचे 200 से 1000 मीटर के बीच स्थित होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, समुद्र एक एलियन लैंडस्केप में बदल जाता है। हर 10 मीटर की गहराई के साथ प्रेशर दुगना होता जाता है। सर्वाइव करने के लिए डीप सी क्रीचर्स ने फ्लेक्सिबल बॉडीज और यूनिक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं। कुछ, जैसे कि ब्लॉबफिश में जेलाटिनस बॉडीज होते हैं जो क्रशिंग प्रेशर को झेल सकते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, टेम्परेचर भी गिरता जाता है और एबिसल प्लेन्स, जो कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, में यह 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस डेसोलेट एनवायरनमेंट में खाना कम होता है, जिसकी वजह से डीप सी क्रीचर्स को अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स या स्कैवेंजर्स बनने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर भी इन हार्श कंडीशंस के बावजूद यहाँ लाइफ है। अगले सेक्शन में हम कुछ ऐसे स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स से मिलेंगे जो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अपना घर कहते हैं। ट्वाइलाइट जोन ईरी ब्यूटी का एक दायरा है। यहाँ ऊपर से फेंट सनलाइट नीचे आती है, जो इस रीजन में रहने वाले क्रीचर्स पर एक इथीरियल ग्लो डालती है। ट्वाइलाइट जोन के कई एनिमल्स ने लिमिटेड लाइट का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए बड़ी सेंसिटिव आईज इवॉल्व की है। ऐसा ही एक क्रीचर है जायंट स्क्विड, जो डीप सी का एक लेजेंडरी डेनिजन है और 40 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। डिनर प्लेट्स के साइज की आंखों वाला जायंट स्क्विड एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ट्वाइलाइट जोन केवल जायंट्स का घर नहीं है। यह छोटे, उतने ही फैसिनेटिंग क्रीचर्स से भी भरा हुआ है, बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश से लेकर अजीबोगरीब एंगलर फिश तक, जिनके बारे में हम आगे आने वाले सेक्शंस में एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जैसे हम अबिसल जोन में और गहराई में उतरते हैं, सारी सनलाइट गायब हो जाती है और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। यहाँ लाइट की एब्सेंस में लाइफ ने सचमुच एक एलियन रूप ले लिया है। कई डीप सी क्रीचर्स ने अपना पिगमेंटेशन खो दिया है और वे गोस्टली वाइट या ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। उन्हें गाइड करने के लिए लाइट न होने के कारण डीप सी क्रीचर्स ने अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट करने के लिए दूसरी सेंसेस इवॉल्व की हैं। कुछ, जैसे कि ट्राइपॉड फिश में लंबे लंबे फिन्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, जिससे वे अपने आसपास के बारे में फील कर पाते हैं। अन्य इकोलोकेशन पर निर्भर करते हैं, अपने आसपास की मैपिंग के लिए साउंड वेव्स इमिट करते हैं। अंधेरे ने डीप सी में सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग फिनोमेना में से एक, बायोल्यूमिनेसेंस, को भी जन्म दिया है। सेक्शन 5, लिविंग लाइट्स। एबिसल डेप्थ्स में, जहां हर जगह अंधेरा होता है, कई क्रीचर्स ने बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए अपनी लाइट खुद क्रिएट करने की रिमार्केबल एबिलिटी डेवलप की है। यह केमिकल रिएक्शन एक ठंडी इथीरियल ग्लो प्रोड्यूस करती है जो इनकी ब्लैकनेस को एक डैजलिंग लाइट शो में बदल देती है। बायोल्यूमिनेसेंस डीप सी में कई पर्पसेस के लिए काम आती है। कुछ क्रीचर्स, जैसे कि एंगलर फिश, शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट ल्यूअर्स का यूज करते हैं। अन्य, जैसे कि हैचेट फिश, इसका यूज कैमोफ्लाज के लिए करते हैं, जो ऊपर से नीचे आ रही फेंट लाइट में ब्लेंड हो जाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस डीप सी में लाइफ की इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। यह इस बात का रिमाइंडर है कि सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी लाइफ को न केवल सर्वाइव करने बल्कि फ्लरिश करने का तरीका मिल जाता है। सेक्शन 6, द मिडनाइट जोन, ए वर्ल्ड विदाउट लाइट। और नीचे जाने पर हम मिडनाइट जोन में प्रवेश करते हैं, जो क्रशिंग प्रेशर और हमेशा रहने वाले अंधेरे का दायरा है। यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग से जरा सा ही ऊपर रहता है और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ बिखरी हुई है। ये वेंट्स केमिकल्स से भरपूर सुपरहीटेड वाटर बाहर निकालते हैं, जो इस बैरन एनवायरनमेंट में एनर्जी का एक ओएसिस प्रोवाइड करते हैं।
जायंट ट्यूब वर्म्स, जिनमें से कुछ 6 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, वेंट इकोसिस्टम्स पर डोमिनेट करते हैं। इन अजीबोगरीब क्रीचर्स में माउथ्स और डाइजेस्टिव सिस्टम्स नहीं होते हैं और ये वेंट्स से केमिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ की खोज ने धरती पर लाइफ के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने दिखाया कि लाइफ सनलाइट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है और एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस की बजाय कीमोसिंथेसिस पर निर्भर कर सकती है। सेक्शन 7, अडैप्टिंग टू एक्सट्रीम्स। डीप सी के क्रीचर्स ने इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेशंस की एक अद्भुत वैरायटी इवॉल्व की है। कुछ, जैसे कि एंग्लरफिश, ने अपने आप से भी बड़े शिकार को कंज्यूम करने के लिए बहुत बड़े माउथ्स और एक्सपैंडेबल स्टमक्स डेवलप किए हैं। अन्य, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड, ने एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व किया है। खतरा महसूस होने पर वैम्पायर स्क्विड अपनी वेब्ड आर्म्स को अंदर की ओर कर लेता है, जिससे मेनेसिंग लुकिंग स्पाइन्स की रोज दिखाई देने लगती है। फिर यह बायोलुमिनेसेंट म्यूकस का एक क्लाउड रिलीज करता है, जो प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देता है और इसे एस्केप करने का मौका देता है। ये एडेप्टेशंस नेचुरल सिलेक्शन की पावर का प्रमाण है, जो लाइफ को सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी थ्राइव करने के लिए ढालती है। सेक्शन 8, अ डेलिकेट बैलेंस। डीप सी, हालांकि देखने में रिमोट और इनहॉस्पिटेबल लगता है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। डीप सी क्रीचर्स समुद्र के फूड वेब का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, जो डेप्थ से हायर ट्रोफिक लेवल्स तक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। समुद्र एक बड़े कार्बन सिंक का काम करता है, जो एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। डीप सी क्रीचर्स इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने बॉडीज में और समुद्र तल पर सेडिमेंट में कार्बन को जमा करते हैं। हालांकि यह डेलिकेट बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज से खतरे में है। सेक्शन 9, द ह्यूमन इंपैक्ट। सदियों से डीप सी ह्यूमन एक्टिविटीज से अछूता रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ अब हम डीप सी के रिसोर्सेज तक पहुंचने और उनका एक्सप्लॉइट करने में सक्षम हैं, जो इस फ्रैजिल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक वेस्ट, ऑयल स्पिल्स और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से होने वाला प्रदूषण समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच रहा है, जिससे मरीन लाइफ जहरीली हो रही है और हैबिटेट्स को नुकसान पहुंच रहा है। क्लाइमेट चेंज का भी डीप सी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं। ओवरफिशिंग एक और बड़ा खतरा है, जो मछली पॉपुलेशन को कम कर रहा है और डीप सी इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ रहा है। सेक्शन 10, प्रोटेक्टिंग द डीप। हमारे प्लैनेट की हेल्थ और आने वाली जनरेशंस की वेलबीइंग के लिए डीप सी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस फ्रैजिल इकोसिस्टम के सामने आने वाले खतरों को कम करने के लिए हमें अभी एक्ट करना चाहिए। वल्नरेबल हैबिटेट्स और स्पीसीज को सेफगार्ड करने के लिए डीप सी में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। लैंड बेस्ड सोर्सेज से पोल्यूशन कम करना और एक ज़्यादा सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना भी डीप सी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिटिकल होगा। इसके अलावा हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करके क्लाइमेट चेंज का समाधान करना चाहिए। सेक्शन 11, अ कॉल टू एक्शन। डीप सी वंडर और मिस्ट्री का एक दायरा है, जो ऐसे क्रीचर्स का घर है जिन्होंने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये क्रीचर्स और उनके हैबिटेट्स ह्यूमन एक्टिविटीज से अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। आने वाली जनरेशंस के लिए इस फ्रैजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अवेयरनेस बढ़ाकर, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके और सस्टेनेबल चॉइसेस बनाकर हम सभी डीप सी के वंडर्स को सेफगार्ड करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि डीप सी अपनी सारी ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के साथ आने वाली पीढ़ियों तक थ्राइव करता रहे।